एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की सुधा जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी, जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी व सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ। तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डिब्बे में रख देना। यह बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है और शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खाकर देखती है। वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से लड्डू खा भी पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी सुधा जी घर आती हैं। सुधा जी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। माँ जी, आपने बुलाया? सुधा, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर सारी बात बता देती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं हैं, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं हैं। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था, मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी ही आपकी आवाज़ सुनकर बाहर आई हूँ। सुधा रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ़ करती है और रसोई में आती है। अनाया, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुधा जी, बहू यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर आते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंता चल रही है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इनमें से एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी, उसे सुला रही थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोना शुरू कर देती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद को कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नम्रता को संभालने के लिए देती हैं। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू और बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर कर काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुधा जी एक दिन नम्रता से, तुझे काजू और बादाम लाकर दिए थे,
तो तूने तो दिखाए भी नहीं, कहाँ रख दिए हैं? हमें भी ज़रा इसके दर्शन करवा दो, या फिर तुमने मंदिर में रखकर इसकी पूजा करनी है? नम्रता: जी माँ जी, अभी लाती हूँ, अलमारी में रखे हैं। यह बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू और बादाम बराबर नहीं थे। यह देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोना शुरू कर देती है। नम्रता के रोने की आवाज़ सुनकर सारे घर के सदस्य रसोई में आ जाते हैं और पूछते हैं कि नम्रता, तुम क्यों रो रही हो? सुधा जी: अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नम्रता: माँ जी, काजू और बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी: क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू और बादाम का डिब्बा, आखिर ख़त्म भी हो गया? अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक बात नहीं है दीदी। सुधा जी: पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और लोग भी रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त का फ़ोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। मैं जब भी राहुल को कहती हूँ, राहुल मुझे टाल ही देते हैं। ठीक है ना, कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने अपनी दोस्त को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्चा होना। अब अनाया पैसों की जुगाड़ में लग जाती है। वह सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 रुपये देना, मेरा दोस्त वो पैसे वापस लेने हमारे घर आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे ना पाकर ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने 10,000 रुपये यहीं रखे थे, अब नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं है? लेकिन हमारे घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा बेटा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ही ले पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है, यह देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 रुपये देख सब लोग नम्रता पर शक करते हैं। सुधा, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नम्रता: माँ जी, हमारे बचाए हुए पैसे हैं। सुधा जी: बचत किए हुए पैसे हैं या फिर चुराए हुए? बहू सच सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है, वो भी नम्रता पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। अनाया: नम्रता दी, अब इस बात की हद हो गई है, आप तो अपने घर में ही चोरी करना शुरू कर दिए हो। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ शुरू करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की भी तलाशी लेती है। पुलिस को नोटों की गड्डी
अलमारी में कपड़ों के नीचे रखे हुए मिल जाती है, साथ में काजू और बादाम का डिब्बा और लड्डू भी। यह सब देखकर चौंक जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सुधा, सब कुछ तुमने चुराया और सब इल्ज़ाम मेरी बहू पर लगाया। अनाया रोने लगी और नम्रता से माफ़ी मांगने लगी। कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम हमसे मांग सकती हो। ये घर भी तुम्हारा ही है। तुम्हारी एक गलती के वजह से तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आगे से ऐसा धन्यवाद, अनाया कहती है। नम्रता अनाया को गले लगाती है और सुधा जी नम्रता से माफ़ी मांगती हैं और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।